हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी क्लासेस। एनपी क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एक नए चैप्टर के साथ। अध्याय 1D कक्षा 9 का गणित का अध्याय 1D, जिसमें आप लोगों को कुछ टॉपिक्स जो है कवर करने हैं, जैसे कि अपरिमेय संख्या। इसके बारे में पहले भी बताया गया है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, वास्तविक संख्याएं, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान और उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। इन सब टॉपिक्स को जो है पहले हम बड़े अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे और पढ़ने के तब बाद जो है हम प्रश्नावली के सवालों को या एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जो होगी उसके बारे में पहले भी आप लोगों को बताया गया है कि जिन संख्याओं का हम पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, जैसे कि करड़ी में 2 हो गया, फिर करड़ी में 3 हो गया, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या यही केवल अपरिमेय संख्याएं होती हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए कि नहीं, केवल यही जो है अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, इनके अलावा भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, या इनको जो है हम दूसरे रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, और वो रूप होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती दशमलव रूप, यानी कि अशांत अनावर्ती के रूप में अगर होते हैं तो इन संख्याओं को भी हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि अगर दे दिया गया 2.01 0.001 0001 00001, इस तरह से अगर हम लिखते जाएं तो ये जो संख्या होगी यह हमारी अशांत अनावर्ती होगी, यानी कि इसका पुनरावृत्ति नहीं होगा, यानी कि संख्या फिर से रिपीट नहीं होगी। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती, या अशांत अनावर्ती वाले जितनी भी संख्याएं होती हैं तो वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो देखिए अपरिमेय संख्या जो होती है वो 2 रूपों में प्राप्त हो सकती है। एक तो वर्गमूल के रूप में, एक वर्गमूल के रूप में, और दूसरा अशांत अनावर्ती के रूप में। अगर, और पीछे जो है आप लोगों को सी वाले प्रश्नावली में बताया भी गया था कि अगर इनके बीच में, अगर कड़ी में 2 और कड़ी में 3 के बीच में अगर आपको अपरिमेय संख्याएं लिखनी है तो आप बड़े आराम से जो है अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, कड़ी में 2 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो 1.414 डॉट डॉट करके ऐसे होता है, और करड़ी में 3 का वर्गमूल अगर हम देखते हैं तो इसका 1.73, 2 और भी आगे हो जाएगा। और इसके बाद से इन दशमलव संख्याओं के बीच में जो है आपको अगर 3 परिमेय संख्या पूछता है तो 3 परिमेय संख्या लिख सकते हैं, अगर 10 पूछता है तो 10 लिख सकते हैं। तो आपको क्या लिखना होता है कि ऐसी संख्या आपको लिखनी होती है जो इससे बड़ी हो, दशमलव प्रसार अशांत हो, अनावर्ती हो, और इससे छोटी हो। ठीक है, बस यही करना होता है। तो यहां पर ये अपरिमेय संख्या फिर से बताने का केवल ये तात्पर्य है कि अपरिमेय संख्या को हम करड़ी के रूप में तो लिखते ही हैं, या करड़ी में जो होते हैं उन्हें तो अपरिमेय संख्या कहते ही हैं, लेकिन साथ में ऐसी संख्या है जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है उन्हें भी हम अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और इसके बाद से जो हमारा अगला है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, यानी कि अपरिमेय संख्याओं को यदि हम दशमलव के रूप में निरूपित करते हैं तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण करने के लिए देखिए अपरिमेय संख्याएं हैं और संख्याओं का दशमलव निरूपण, तो इनको बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पीछे भी बताया गया कि अपरिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में कन्वर्ट करना, जैसे कि करड़ी में 2 है तो करड़ी में 2 को आप कैसे जो है दशमलव रूप में लिख सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 का वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वर्गमूल नहीं बताने वाला हूं, आप लोगों को वर्गमूल पता होगा। अगर आप वर्गमूल निकालना नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट के, चैनल के प्लेलिस्ट में जो है बेसिक मैथ का जो है अभी फर्स्ट पार्ट डाला गया है, सेकेंड पार्ट भी आपको अगले दिन मिल जाएगा, उसमें जाइएगा और उसमें आपको 2 का वर्गमूल निकाल करके भी बताया गया है, उसमें 4 का भी वर्गमूल निकाल करके, तो 4 का तो सिंपल होता निकल जाएगा, कड़ी में 5 यानी कि 5 का भी वर्गमूल, यानी कि दशमलव संख्याओं का
या जिनका वर्गमूल हम पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते, उन संख्याओं का भी दशमलव में निरूपण करके आपको बताया गया है। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव में अगर निरूपण करना है आपको, तो करड़ी में 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.414, और उसके बाद से इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये अशांत होगा, और अशांत के साथ साथ अनावर्ती भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास 8 में भी आप लोगों को वर्गमूल निकालना सिखाया जाता है, तो वहां से आप लोग कर लीजिएगा, या तो बेसिक मैथ्स का जो वीडियो अपलोड किया गया है उसमें भी आप जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से जो है वर्ग और वर्गमूल करना बताया गया है, और घन और घनमूल करना भी बताया गया है। तो बेसिक मैथ भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ करके और अपने जो भी आपकी कमजोरी होगी, क्योंकि उसमें जो है शून्य से लेकर के और एक तरह से आपको शून्य से लेकर के आगे पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आप बड़ी आसानी से अपने बेसिक गणित को, अपने गणित के नींव को बड़ी आसानी से जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो करड़ी में 5 को आप क्या करेंगे, 5 का वर्गमूल निकाल लेंगे, और 5 का वर्गमूल निकाल करके और उसके बाद से यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाता है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। ठीक है, तो आप लोग बेसिक मैथ का वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपको वर्गमूल निकालने नहीं आ रहा है तो चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। तो आप लोगों को पहले ही वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया गया है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वह परिमेय संख्याओं या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का समूह का समुच्चय होती हैं। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को अगर मिलाया जाता है तो ये क्या होती हैं, इनका जो ग्रुप होता है, इन दोनों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जब मिलाकर के लिख दिया जाता है तो उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और वास्तविक संख्याओं में जैसे कि आपका हो जाएगा करड़ी में 3 भी होगा, करड़ी में 5 भी होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 0 होगा, -2, -3, -5, ये सब आप लोगों को पहले ही प्रश्नावली में बताया गया। जब इस टॉपिक का स्टार्टिंग किया गया था तो वहां पर ही बताया गया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। और वैसे यहाँ पे भी जान सकते हैं आप कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, वास्तविक संख्याएं वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होती हैं। ठीक है, यानी कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो सब क्या है, वास्तविक संख्याएं, और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं वो सब क्या है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को या समूह को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और हमारा अगला टॉपिक है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। यानी कि संख्या रेखा पर हम वास्तविक संख्याओं का निरूपण कैसे करेंगे। तो देखिए, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक का मतलब क्या हुआ, परिमेय और अपरिमेय। तो देखिए 1/3, 1/3 हो गया, 2/5 हो गया, इन सबको तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सी वाली प्रश्नावली में बताया गया है। तो ये इन संख्याओं का हम निरूपण नहीं करके बताने वाले हैं। आप लोग क्या करेंगे, अपरिमेय संख्याओं को आपको जानना है कि अपरिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर दे दिया है, जैसे कि अगर दे दिया है करड़ी में 2, और करड़ी में 2 को संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना है। तो देखिए हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो हम इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लें, 1.414 इस तरह से दशमलव में निरूपित कर लें, और उसके बाद से यहाँ पे 0 होता है, फिर यहाँ पर 1 होता है, फिर यहाँ पे 2 होता है, और यहाँ पर जो है -1 और -2 होते हैं, इस तरह से होते हैं। अब 1.414 कहाँ पे मिलेगा आपको, तो देखिए 0 और 1 के बीच में मिलेगा, कि 1 और 2 के बीच में मिलेगा, कि 2 और 3 के बीच में मिलेगा। तो देखिए 1.414 यानी कि यहाँ पर जो है 1 और 2 के बीच में मिलेगा, क्योंकि 1 से बड़ा है और 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, यानी कि यहां पर जो है आपका 1.414 उपस्थित होगा, मान लेते हैं, क्योंकि ये एकदम एक्चुअल वैल्यू तो नहीं लिखी जा सकती यहाँ पे, इसलिए जो है 1.414 इस तरह से हम निरूपित कर सकते हैं संख्या रेखा पर। या तो हमारे पास एक और तरीका होता है कि √2 को यदि हमें संख्या रेखा पर दर्शाना हो, तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक संख्या रेखा, और संख्या रेखा में 0, 1, 2,
और ये 3, 3 तक हमने ले लिया। आपको 3 तक जाने की जरूरत नहीं, 2 तक ही रहेगा तब भी काम चल जाएगा आपका। अब क्या है कि इसको हम मान लेते हैं बिंदु ए, जो शून्य वाला है इसको बिंदु ए मान लेते हैं। अब ए से, अब देखिए करड़ी में 2 है तो करड़ी में 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1 + 1, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी कि एक अगर हम इधर चलते हैं और एक इधर चलते हैं, स्क्वायर कर दीजिएगा इसको, चूंकि ये पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगा, और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ही हम संख्या रेखा पर इसे दर्शाते हैं। अब एक इधर चलेंगे और एक जो है ऊपर चलेंगे, यानी कि एक बॉक्स सीधे और एक बॉक्स ऊपर की ओर। और उसके बाद से ये हमारा एक हो गया और ये हमारा एक हो गया। और यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय पीछे आप लोगों को बताया गया है, छोटा धन छोटा बराबर क्या होता है, बड़ा। इसको मान लिया जाए बी और इसको मान लिया जाए सी, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाते हैं तो AC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, तो OB की वैल्यू 1 स्क्वायर, BC की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का यदि हम वर्गमूल लेते हैं तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यानी कि AC की वैल्यू जो है √2 हो गई। अब हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, O को सेंटर मानते हैं पटरी और प्रकार की सहायता से। तो हम यहाँ पे प्रकार लेंगे और प्रकार की नोक को O पर रखेंगे और उसका जो पेंसिल होता है उसको C पर रख करके एक चाप लगाते हैं। यानी कि OC त्रिज्या लेकर के हम जब एक चाप लगाएंगे तो ये जहां पर भी संख्या रेखा को प्रतिच्छेद करता है, मान लीजिए कि P पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 0 से लेकर के P के बीच की जो दूरी होगी वह √2 होगी, क्योंकि जितनी त्रिज्या ये है उतनी ही ये भी है। यानी कि ये AC और OP ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप करड़ी में 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। बाकी जो वास्तविक संख्या है जैसे परिमेय में होती हैं, तो इनको तो आप लोगों को बताया गया है कि कैसे जो है इन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको कर लीजिएगा, प्रश्नावली में भी मिलेगा एक्सरसाइज में, तो वहां पर भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो अगला टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान। वास्तविक संख्याओं का जो निरपेक्ष मान होता है वो हम कैसे लिखते हैं। वास्तविक संख्याओं का निरपेक्ष मान का तात्पर्य ये है, और वास्तविक संख्याओं के निरपेक्ष मान को हम मॉड में लिखते हैं, मॉड, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के निरपेक्ष मान को हम मॉड में लिखते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो अगर 0 से बड़ा है, ये मॉड A 0 से बड़ा है, अर्थात A बराबर कितना हो जाएगा, मॉड A बराबर हम A लिख सकते हैं, ठीक है। इतना याद रखिएगा क्योंकि प्रश्नावली में बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला है। तो यहां पर मॉड A अगर बड़ा है 0 से, ठीक है, सिंबल ये बड़ा का बता रहा है, जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है और जिसकी तरफ मुंह बंद रहता है वो जो है छोटा होता है। तो यहां पर A यदि बड़ा है, मॉड A यदि बड़ा है 0 से, तब मॉड A के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे A लिख सकते हैं। और यदि मॉड A छोटा है 0 से, तो देखिए कोई भी संख्या 0 से छोटी कब होती है, जब वो माइनस में व्यक्त की जाती है। तो यहां पर अगर A छोटा है 0 से, तब A की जो वैल्यू होगी, मॉड A की वैल्यू वो -A में ली जाती है। जैसे अगर हम ले लें x, तो इसके कितने मान होंगे, यानी कि कितने मान हो सकते हैं, तो एक तो हो जाएगा x और दूसरा मान क्या हो जाएगा, -x। यानी कि अगर x बड़ा हुआ तो प्लस में आएगा, और यदि मॉड x छोटा हुआ तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसी को कहते हैं वास्तविक संख्याओं का निरपेक्ष मान। यानी कि मॉड में अगर 3 है, मॉड में अगर 3 है तो इसके 2 मान हो सकते हैं, एक 3 हो सकता है और एक -3 हो सकता है। 3 कब होगा, जब मॉड 3 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और यदि मॉड 3 की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। यानी कि मॉड 3 इक्वल क्या लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है वास्तविक संख्याओं का निरपेक्ष मान। चलिए इसका जब हम सवाल पर यूज करेंगे तो वहां पर और अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं।
अगला टॉपिक है हमारा उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। और उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम का क्या अर्थ होता है, जैसे कि कोई भी संख्या लिख दी गई है 2.24 पर बार, 2.24 पर बार अगर लिख दिया गया है और कह दे कि तो दशमलव के 3 स्थान तक, दशमलव के 3 स्थान तक, 3 स्थान तक इसे निरूपित कीजिए, मतलब संख्या रेखा पर इसे निरूपित करना है। तो हम कैसे निरूपित करेंगे? उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब होता है कि उसको जूम कर देना, मतलब संख्या को जूम कर देंगे। अगर एक बॉक्स को हम जूम करते हैं, ये वाले बॉक्स को, तो इसमें छोटे छोटे कितने बॉक्स होते हैं? 10 बॉक्स होते हैं। तो ये अब देखिए, ये वाला जो छोटा वाला है ये जूम होकर के क्या हो जाता है? बड़ा, यानी कि 10 खानों में बट जाता है। फिर अगर इस खाने को अगर हम जूम करते हैं तो इसमें भी छोटे छोटे कितने खाने होंगे? 10 खाने होंगे। इसको भी यदि जूम करते हैं तो ये जो है फिर से क्या हो जाएगा? ऐसे बड़ा हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हम जूम करके, मतलब बड़ा करके उसको जो है एक बॉक्स को 10 बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए एक इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। अगर दे दिया है 3.24 पर बार और इसको क्या कहा है? दशमलव के 3 स्थान तक। कहां तक? दशमलव के 3 स्थान तक। तो दशमलव के 3 स्थान तक अगर ले जाना है तो इसको हम लिखेंगे, मान लीजिए x बराबर 3.242, क्योंकि 24 पर बार का मतलब क्या हुआ? 0.2424242424 इस तरह से बहुत बार है, लेकिन उसमें से हमें केवल और केवल कितनी संख्याएं लेनी है? 3 संख्याएं। तो अब आप क्या करेंगे? यहां पर लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। इसके बाद से इसमें हम देखेंगे, हम पहले नंबर को पकड़ते हैं कि पहला नंबर हमारा क्या है? पहला नंबर हमारा 3 है, तो ये हो गया 3। यानी कि ये जो संख्या है हमारे पास, ये 3 से बड़ी है परंतु 4 से क्या है? छोटी। यानी कि यह किसके बीच में मिलने वाली है? तो 3 और 4 के बीच में। तो हम क्या करेंगे? इसी संख्या का जूम करते हैं। ठीक है, इसी का जो है हम जूम कर देंगे लेंस लगा करके, और लेंस लगा के जब इसका जूम करेंगे तो फिर ये जो है 10 खानों में, छोटे छोटे इसके 10 खाने हैं, वो 10 खाने जूम होकर के यहाँ पे बड़े हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। अब जो ये है हमारा बॉक्स, ये देखिए 3 के बाद क्या आएगा? 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 इस तरह से आपका जाएगा आगे की ओर। यानी कि ये हमारा हो जाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और 3.10। तो 10 नहीं बोलते, उसको क्या बोल देंगे? 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला, सॉरी यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे इसको, यहीं तक ला लीजिए। ठीक है, ये यहां से मिला दीजिए इसको। और उसके बाद से अब देखिए, आपको देखना है 2 संख्या। अभी तक तो आपने एक संख्या देखा था, अब 2 संख्या देखना है, यानी कि 3.2। तो देखिए इसमें 3.2 कहां पे है? तो 3.2 यहां पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है अब वो 3.2 से बड़ी है और 3.3 से छोटी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच का जो 10 बॉक्स होते हैं उन्हीं का हम जूम कर देते हैं। तो ये जाएगा यहां पर और ये जाएगा, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी कि इससे मिला देंगे। एक बॉक्स इसमें ज्यादा बन चुका है। तो अब ये जो होगा हमारा, ये 3.21, मतलब जैसे जैसे एक एक लाइन बढ़ती है तो वैसे वैसे जो है एक नंबर भी बढ़ जाता है दशमलव के बाद। यानी कि 3.21 3.22 3.2, उसके बाद देखिए 3.2 तो सब में रहेगा ऐसे, या तो ऐसे आप लिख सकते हैं 3.2 लिख दीजिए, 3.2 3.2 3.2 3.2 और ये जो है 3 दोनों लिखिए क्योंकि यहाँ पर ये चेंज होता है। तो ये देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पे 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पे 9। तो
29 मतलब 29, तो 29 से क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, यानी कि 3.3 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसके बाद से अब आपको लेना है 3.24, यानी कि 3.24 इसमें देखिए आपको कहां मिल रहा है, तो 3.24 यहां पे मिल रहा है हमें यहां पर। तो अब हम क्या करेंगे, 3.24 और 3.25 को जूम कर देंगे, और जब इसको जूम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3.24, और ये वाला देखिए लास्ट वाला क्या है हमारा 3.25। तो यहाँ पे पहले से भी आप लिख सकते हैं इसको 3.25, और उसके बाद से ये होगा आपका 3.241, 3.242, 3.243 हो जाएगा, 3.244 ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, 3.245, और ये हो जाएगा 3.246, 3.247, 3.248, और ये हो जाएगा 3.249। तो यहां पर आपको क्या चाहिए था, अब कितना संख्या लेंगे, पूरी संख्या 3.242, देखिए इसमें कहां पे है, तो 3.242 यहीं पे मिल रहा है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है आप किसी भी दशमलव संख्या को जो है संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम के द्वारा जो है किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहां पर 3.1 से स्टार्टिंग हुई है, तो आप इसको 3 देखिए 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3, तब ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.10, मतलब ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चाहे तो यहाँ पे आप 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 3.1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे ये कहा जाएगा कि इसको 3.0 से स्टार्ट करिए, सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर संख्या 0 आ जाती है तो फिर उसको दर्शाने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहां पर आप 3.0 से स्टार्ट करिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला अब तो हमारा प्रश्नावली आएगा, और प्रश्नावली में पहला है संख्या पद्धति अध्याय 1D, और 1D में पहला क्वेश्चन जो है, संख्या रेखा पर निम्न में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या होता है, 0 होता है, ये -1 होता है, ये -2 होता है, ये -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। तो इतना काफी है, इतना रहने देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप आगे चाहें तो आगे तक भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि -7 व 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा पर निम्न में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो किसके किसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको, -7 तथा 4। तो देखिए -7 आपका कहां पर है, यहां पर है, और 4 कहां पर है, तो यहां पर है। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी है, 11 है। और इसको अगर हम अगर लिखते हैं, तो देखिए अगर ये 10 का है या 0 है, और ये कितना है, ये लंबा 10 तक है, तो बताइए 0 और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो क्या करेंगे, 10 में से 0 को घटा लेंगे तो 10 ही तो आएगा डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा लेते हैं, यानी कि 4 -7, तो हो जाएगा 4 और माइनस, तो 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7, यानी कि 7 4 11। ये जो है डिस्टेंस जो है हमें यहां से भी पता चल जाएगा, मतलब लिखित रूप में, और संख्या रेखा पर तो बहुत ही इजी है, ठीक है। तो चलिए -7 और मॉड -7 को देखते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। -7 तथा मॉड -7, तो इसको हम क्या करते हैं, -7 तथा मॉड -7 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए -7, 1 2 3 4 5 6 7, -7 यहां पर आ गया हमारा, और फिर +7 के बीच की दूरी, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है हमारा +7 है। अब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना गैप है, कितने बॉक्स हैं,
तो वही जो है इनके बीच की दूरी हो जाती है। तो देखिए 7 इधर है और 7 इधर है, टोटल कितना हो जाएगा 14, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी 14 हो जाएगी। और यदि लिखित रूप से हम देखें तो 7 माइनस माइनस 7 यानी कि टोटल हो जाएगा 7 प्लस 7 बराबर 14। ठीक है, इस तरह से जो है 14 हो जाएगा। और फिर आप ये देखिए -3 तथा 4, -3 तथा 4 के बीच की दूरी जो है आप लोग कमेंट में करके और बताइएगा कि -3 तथा 4 के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कितनी आएगी। और फिर -1 तथा -2 का, तो -1 देखिए ये है हमारा -1 और 1 2 और -2 बोल रहा है। तो 1 2 -1 और -2 के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो -2 माइनस 1 यदि करते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 + 1 इक्वल 1 में से 2 घटाएंगे तो -1, अर्थात इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वह 1 होगी। क्यों, यहां देखिए -1 आया है तो -1 जो है यह डायरेक्शन को बताता है, न कि 1 के परिमाण को। वह यह बताता है कि यह लेफ्ट साइड में है, क्योंकि दूरियां कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो दूरी जब ऋणात्मक नहीं होगी यानी कि -1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1, यानी कि उनके बीच की दूरी जो होगी वो 1 होगी। चलिए इस पे करके देखते हैं कि संख्या रेखा पर क्या आएगा। तो देखिए पहले क्या है -1, तो -1 ये है हमारा, और फिर क्या कहा है -2, तो -2 यही तो है -2। अब दोनों के बीच का गैप बताइए कितने का है, तो गैप तो एक ही का है ना, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, बीच की दूरी है वो एक ही रह जाएगी। ठीक है, तो फिर पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। इसके बाद से हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। ये जो है आपका थोड़ा सा मतलब टफ लगेगा आप लोगों को, लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये। इसको ये समझिएगा कि जो mod x की वैल्यू होती है, यहां समझिए mod x की जो वैल्यू होती है वह दो तरह से ली जाती है। यदि mod x बड़ा है 0 से, तब हम यह mod x के जगह पे क्या लेते हैं, इसकी वैल्यू x लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद यदि mod x जो है 0 से छोटा है, 0 से छोटा, तब हम mod x की वैल्यू क्या लेंगे, -x लेंगे, क्योंकि 0 से छोटी जो संख्याएं होती हैं वो माइनस में होती हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर इतना आपको क्लियर है तो फिर ये सारे क्वेश्चन जो है 1 से लेके 4 तक बहुत इजी आप लगा पाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। mod x इज लेस देन 3, mod x इज लेस देन 3 यहां पर दिया हुआ है। तो जब हम इसको हल करते हैं तो लिखते हैं, दो स्थितियां लेंगे। एक बार देखिए, एक बार धनात्मक x वाला और एक बार ऋणात्मक x वाला, दो स्थितियां हमें चुननी होंगी। तो प्रथम स्थिति में जब mod x इज ग्रेटर देन 0, mod x जो है बड़ा है किससे, 0 से, ये वाला पहली स्थिति। और mod x की वैल्यू तब क्या लेंगे आप, mod x इक्वल्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी कि mod x के जगह पे क्या रहेगा, x रहेगा। तब हमारा जो सवाल है वो दिया हुआ है x mod x इज लेस देन 3। तो mod x के जगह पे आप क्या लेंगे, x लेंगे, इज लेस देन 3, यानी कि यहां पर x की जो वैल्यू है वो क्या बताई जा रही है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी है। ठीक है, इतना क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं द्वितीय स्थिति में। द्वितीय स्थिति में अगर हम देखें तो जब mod x इज लेस देन 0, mod x इज लेस देन 0, अब देखिए ये वाला कंडीशन लागू हो रहा है, देन mod x इक्वल्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, -x, mod x इक्वल हो जाएगा -x। ठीक है, इतना क्लियर है। यानी कि दो स्थितियां आपको चुननी ही पड़ेंगी, क्योंकि mod x ये जो है वास्तविक संख्याओं का निरपेक्ष मान है, जो कि पीछे हमने बताया था आप लोगों को। तो यहां पर ये वैल्यू ले लिया गया। तो प्रश्न के अनुसार mod x इज लेस देन 3, तो यहां पर mod x के जगह पे क्या लेने वाले हैं हम, तो -x लेने वाले हैं। तो -x इज लेस देन 3, यानी कि -x जो है वो 3 से क्या है, छोटा है। लेकिन हमें माइनस यहां न दिखा करके यहां दिखाना है, तो इसके लिए हम माइनस का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों साइड में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा, और
अब ये 3 किस में आ जाएगा, माइनस में। तो अब बताइए कौन बड़ा होगा, तो अब जो है यक्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, -3 से। यानी कि एक कंडीशन में यक्स छोटा आया था और एक कंडीशन में यक्स बड़ा हो रहा है। तो कहा सवाल क्या है, संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हो। यानी कि यक्स की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी भी हो सकती है और यक्स की जो वैल्यू है वो 3 से यक्स की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी होगी या तो -3 से बड़ी होगी। तो अगर हम संख्या रेखा यहां पर बनाते हैं और इस संख्या पर लेते हैं 0 1 2 3 4 1 2 3 4, ये -1 होगा, -2 होगा, -3 और -4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 होगा। अब जो है यक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे, इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं आप लोग और इसको समीकरण 2, तो इन दोनों से अगर तुलना किया जाए तो जो यक्स की वैल्यू है वो क्या है, यक्स की जो वैल्यू है वो -3 से क्या है, बड़ी है, परंतु 3 से क्या है, छोटी। तो इसको अगर हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए यहां पे -3 एक P बिंदु ले लेंगे और 3 एक Q बिंदु ले लेंगे। यानी कि P और Q के बीच में जितनी भी बिंदुएं हैं P से लेकर के और Q के बीच में जितनी भी बिंदु हैं वो दर्शा देंगी मॉड x इज ग्रेटर देन मॉड x इज लेस देन 3 को। यानी कि P से लेकर के Q तक जितनी भी बिंदुएं होंगी, ये वाली बिंदु यहाँ पर, यानी कि मॉड x को यहाँ पर कहीं पे भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए क्या करना, क्या है आपको, पहले अपना प्रश्न उतार दीजिए, यहाँ पे प्रथम स्थिति लीजिए जिसमें ये वाला कंडीशन लिख दीजिए मॉड x इज ग्रेटर देन 0, देन तब क्या होगा, मॉड x की वैल्यू x लेनी है। तो देखिए यहाँ पर जो है मॉड x प्रश्न लिख दिया हमने, ये तो कंडीशन लिख दिया हमने और उसके बाद से फिर प्रश्न लिख दिया, और प्रश्न लिखने के बाद मॉड x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो x इज लेस देन 3 हो जाएगा। द्वितीय स्थिति में जब ये वाला कंडीशन हम लेते हैं कि मॉड x की वैल्यू जो है 0 से छोटी है, तब x के जगह पे, मॉड x के जगह पे -x लिखेंगे और यहाँ पर जो है इस ऊपर वाले का समीकरण 1 का ठीक उल्टा समीकरण 2 मिल जाता है, और दोनों को मिलाते हैं जब समीकरण 1 और 2 को, तो हमारा कंडीशन ये बताता है कि जो x की वैल्यू है वो -3 से बड़ी है और 3 से छोटी है। ठीक है, तो इस तरह से जो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना, और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x मॉड x इक्वल √2, यानी कि मॉड x की जो वैल्यू है वो कितनी है, √2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से वही कंडीशन लगाएंगे प्रथम स्थिति में। प्रथम स्थिति में यदि मॉड x इज ग्रेटर देन 0, तब मॉड x के जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, मॉड x के जगह पे x यूज कर सकते हैं। अब प्रश्न अपना लिखते हैं मॉड x इक्वल्स √2, तो यहां पर x के जगह पे, मॉड x के जगह पे क्या रखना है, हमें x रखना है, बराबर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। या तो आप √2 लिख लीजिए या तो 1.414 भी लिख सकते हैं। इसके बाद से हमारी दूसरी स्थिति आती है, यानी कि द्वितीय स्थिति में। तो द्वितीय स्थिति में जब, यहां पे जब लिख देते हैं, जब मॉड x इज लेस देन 0, यानी कि मॉड x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 0। यहां पर देखिए फिर एक बार कंडीशन हम लिख देते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, मॉड x को बड़ा लेते हैं 0 से और एक बार मॉड x को छोटा लेते हैं 0 से, तब यहां पर मॉड x के जगह पे हम लिख देते हैं x और यहां पर मॉड x के जगह पे लिख देते हैं -x। ये कंडीशन होती है हमारी, यानी कि निरपेक्ष मान जो होता है वो एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक हो जाता है। तब यहां पर मॉड x की वैल्यू क्या लेंगे आप, -x लेंगे। तब हमारा जो प्रश्न है उसको लिखते हैं मॉड x इक्वल √2, तो मॉड x के जगह पे क्या लिखना है हमें, -x इक्वल √2, और माइनस का दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल -√2 हो जाएगा। यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो या तो करड़ी में 2 होगी या तो माइनस करड़ी में 2 होगी, बस इसकी 2 ही कंडीशन हो सकते हैं। तो संख्या रेखा पर इसको हमें दर्शाना है, तो यहां 0 ले लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे,
-1 -2। तो देखिए करड़ी में 2 जो है वो 1.414 यानी कि 1.414 कहाँ मिलेगा हमें, तो 1.414 1 और 2 के बीच में मिलता है, यानी कि यहाँ पर एक बिंदु हम ले लें P डैश, और उसी तरह से इधर अगर हम चलते हैं तो -1 और -2 के बीच में करड़ी में 2 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं हम P, यानी कि रूट मॉड x इक्वल √2 जो है वह P और P डैश बिंदुओं को निरूपित करेगा, यानी कि मॉड x बराबर करड़ी में 2 बिंदुओं P और P डैश को निरूपित करेगा। ठीक है, को निरूपित करेगा, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बेहिचक बता सकते हैं। आपको जो है नेक्स्ट सेशन में जो है पहले इसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, तब जाकर के प्रश्नावली ई जो है पढ़ाई जाएगी। ठीक है, या तो अभी देखिए ये जो 1D हमारा प्रश्नावली है इसमें टोटल जो है 21 क्वेश्चन है, तो 21 क्वेश्चन तो हो नहीं पाएंगे सॉल्व, तो या होने के लिए तो हो ही जाएंगे, लेकिन यह है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा लंबा वीडियो जो है उतना वो सुटेबल नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि अभी क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 तक देखने के बाद जो है अगला जो 11 क्वेश्चन बचेगा उसको जो है अगले टॉपिक में सॉल्व कर दिया जाएगा, या तो इसमें 8 क्वेश्चन ही देखे जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें जो है आपका जो इंट्रोडक्शन था वो भी बताया गया कि मतलब वास्तविक संख्याओं का जो निरूपण है, परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, ये सब भी चीजें बताई गई हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलिए आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये दिया हुआ। तीसरा क्वेश्चन, मॉड x/2 = 6। तो यहां पर हम पहली स्थिति लेते हैं, प्रथम स्थिति। ठीक है, प्रथम स्थिति में मॉड x/2 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि मॉड x/2 जो है 0 से क्या है, बड़ा है, तब मॉड x/2 के जगह पे हम क्या लेंगे, x/2 ले लेंगे। ठीक है, पहला वाला कंडीशन जो है हमारा। अब जो हमारा सवाल है उसको लिख लेते हैं, मॉड x/2 = 6। अब बताइए मॉड x/2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं पहली कंडीशन में, तो मॉड x/2 के जगह पे लिख सकते हैं x/2 इक्वल कितना हो गया, 6 हो गया। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर लेते हैं, तिर्यक गुणा, तो x का 1 में करेंगे और 2 का 6 में करेंगे, तो x से में x हो जाएगा और 2 छके 12, यानी कि x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 12 आई है, एक्चुअल 12 आ चुकी है। इसके बाद से द्वितीय स्थिति में, तो दूसरी स्थिति अगर हम लेते हैं तो दूसरी स्थिति में जो मॉड x है, मॉड x/2 इज लेस देन 0, देन क्या होता है, मॉड x/2 के जगह पे माइनस मॉड x/2, मतलब माइनस x/2 हम यूज करते हैं। एक बार जो है ये प्लस रूप में आता है और एक बार जो है ये माइनस रूप में आता है। आप चाहें तो सीधे सीधे ले सकते हैं, एक बार x के जगह मॉड x के जगह पे प्लस x लेंगे और एक बार मॉड x के जगह पे माइनस x ले लेंगे, आप ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है मॉड x/2 = 6, तो मॉड x/2 के जगह पे क्या यूज करना है, -x/2 = 6। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x का 1 में तो x हो जाएगा और 2 का 6 में तो ये 12 हो जाएगा, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारा समीकरण नंबर 2 मिलता है। यानी कि x की जो x की वैल्यू है, या इसको जो समीकरण को दर्शाना है, इस समीकरण को दर्शाने के लिए संख्या रेखा पर 0 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्योंकि हमें 12 तक दर्शाना है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12, तो यहाँ पर आप क्या दिखा देंगे, -12, और यहाँ पर आप क्या दिखा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो है आपका +12 हो जाएगा।
यानी कि यहां पर जो पॉइंट आ रहा है -12 और यहां पर जो पॉइंट 12 आ रहा है वही क्या किसको दर्शाएगा, x मॉड x/2 इक्वल 6 को, यानी कि -12 से लेकर के और ये +12 तक होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, ये वाला चौथा क्वेश्चन है 1 इज लेस देन मॉड x इज लेस देन 2, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए और 2 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, 1 से बड़ी और 2 से छोटी। तो इस दशाओं में हम क्या करेंगे, प्रथम स्थिति लेते हैं। प्रथम स्थिति में, तो प्रथम स्थिति में जब मॉड x इज ग्रेटर देन 0 देन मॉड x की वैल्यू हम x लेते हैं। इस दशा में 1 इज लेस देन मॉड x इज लेस देन 2, तो यहां पे 1 रहेगा, इज लेस देन x, मॉड x के जगह पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, और इज लेस देन 2, यानी कि ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी और 2 से छोटी, मतलब 1 और 2 के बीच में ही होगी। इससे इन पता चल रहा है कि x की जो वैल्यू है वह 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, अर्थात संख्या रेखा पर 1 + 1 से +2 तक के बीच की जो भी संख्याएं होंगी वो इस शर्त को संतुष्ट करेंगी। ठीक है, अगला देखते हैं। ये द्वितीय स्थिति है हमारी, और द्वितीय स्थिति में हम क्या लेते हैं, जब मॉड x इज लेस देन 0 देन मॉड x इक्वल -x, मॉड x के जगह पे क्या यूज करेंगे, -x यूज करेंगे। अब अपना जो हमारा क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं, 1 इज लेस देन मॉड x इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन, देखिए x की वैल्यू क्या लेंगे, -x लेंगे, इज लेस देन 2। अब माइनस का दोनों साइड में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का या माइनस का तीनों पदों में यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1। अब देखिए यहां पर जो है सिंबल आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। क्या है, -1 है और x किस में हो गया, प्लस में, और 2 किस में हो गया, माइनस में। अब यहां पर कौन बड़ा होगा, तो देखिए ये माइनस में था तो छोटा था, इससे ये माइनस है अभी, और ये जो है 1 है, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस का तो ये वाला जो सिंबल होगा वो बदल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -1 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -2, यानी कि -1 बड़ा है किससे, x से, लेकिन और x जो है वो बड़ा है किससे, -2 से, यानी कि -1 से छोटा और -2 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब -1 और -2 के बीच में ही ये होना चाहिए। तो यहां पर हम संख्या रेखा बना के देख लेते हैं। तो इसमें से कोई एक ही हमें दर्शाना है, दोनों नहीं दर्शाना है, 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो यहां पर इसको दर्शाइए आप। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर के, मतलब 1 से बड़ा और 2 से क्या होगा, छोटा, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जितने भी बिंदु मिलेंगे हमें वो दर्शाएंगे इस वाले पद को। और या तो देखिए, या -1 से लेकर के -2 तक, ये वाला, इस तरह से हम इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है। और फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, निम्न संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह के स्थान पर छोटा बराबर बड़ा में उचित प्रतीक लगाइए, मतलब उचित प्रतीक लगाना है। तो ये बहुत इजी है, क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है मॉड 7 - 2 क्वेश्चन मार्क मॉड 7 माइनस मॉड 2। तो यहां पर 7 में से अगर 2 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा मॉड में, क्वेश्चन मार्क। मॉड 7 में से मॉड 2 को, तो पहले मॉड इसका हटा देते हैं, 7 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, मॉड 2 है तो 2 ही रह जाएगा, यानी कि मॉड, यानी कि 5, और ये कितना हो गया 5। अब ये बताइए क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा सिंबल काम करेगा, तो बराबर का चिन्ह काम करेगा, यानी कि इसमें जो है बराबर का चिन्ह आएगा, बराबर का ये वाला सिंबल आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखिए यहाँ पे मॉड
माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अभी मॉड हटेगा नहीं, 8 रहेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। मॉड 8, तो यहां पर कोष्टक लिखा हुआ है तो मॉड 8 की वैल्यू 8 हो जाएगी, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और मॉड में से अगर -3 रहता है, मॉड -3 तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 3 होती है, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, और क्वेश्चन मार्क 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब आप बता सकते हैं कि कौन सा सिंबल इसमें आएगा, तो x 11 इज ग्रेटर देन 5, ये हमारा आंसर, यानी कि ये वाला सिंबल जो है इसमें दूसरे वाले में लगाया जाएगा। अब तीसरे वाले में देखते हैं, तीसरे वाले में -9 -3 तो क्या हो जाएगा, मॉड में -12 हो जाएगा, -3 और -9 और -3 अगर जोड़ते हैं तो -12 हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क यहां लगा करके, और -9 तो अभी देखिए थोड़ा सा इसका मल्टीप्लाई करना, पहले अभी बाद में मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाई क्या करना है इसको सॉल्व कर लेते हैं वैसे ही। ये मॉड -9 है तो 9 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, मॉड -3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। कभी भी मॉड -3 या मॉड -x अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू x आती है, यानी कि हमेशा ही कितने आती है प्लस में आती है। तो ये कितना हो जाएगा 12, क्वेश्चन मार्क 9 में से 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा, यानी कि इसमें भी 12 इज ग्रेटर देन 6 वाला सिंबल काम करेगा, यानी कि ये वाला सिंबल इसमें लगाया जाएगा। और फिर इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, तो 3 में से 5 अगर घटाते हैं तो क्या आ जाएगा -2, मॉड में ही है अभी क्वेश्चन मार्क, -3 तो -3 हो जाएगा मॉड में, या मॉड इसका हटा सकते हैं आप, क्या हो जाएगा मॉड -3 है तो ये 3 हो जाएगा, माइनस मॉड 5 है तो 5 हो जाएगा, और इसके बाद से ये 2 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, तो 2 इज ग्रेटर देन -2, ये वाला जो सिंबल इसमें काम करेगा। ठीक है, तो फिर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इजी था, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, करड़ी में 2 व करड़ी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं लिखिए। करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, तो या तो आप इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए, 1.414 किसकी वैल्यू होती है करड़ी में 2 की वैल्यू होती है, और करड़ी में 3 की वैल्यू 1.732 होती है, इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लिए, और इनके बीच में आपको 2 अपरिमेय संख्या लिख देनी है। या तो ये काम करिए, या तो आप इसको लिख सकते हैं 2.1, करड़ी में 2.1 और करड़ी में 2.2, ये 2 अपरिमेय संख्या, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसके बीच में दशमलव के रूप में लिखना, तो दशमलव के रूप में भी बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। 1.4 यहाँ पर 1 है तो 2 कर दीजिए, 2 4 3 4 दशमलव कुछ करके कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो ये वाला लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही अपरिमेय संख्या पूछा गया यहाँ पे, और इसमें दिया हुआ है 5वें में 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली अपरिमेय संख्या 2 दशमलव लिख सकते हैं 01 001 0001 00001, 4 बार 0 हो जाएगा, यहाँ पे डॉट डॉट कर दीजिए। और उसके बाद से दूसरी अपरिमेय संख्या, तो दूसरी अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी 2 दशमलव, यहाँ देखिए 01 है तो 02002, आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, लेकिन 2.5 से बड़ा नहीं कर सकते। ये देखिए अभी 2 से बड़े हैं लेकिन 2.5 से छोटे हैं, 00002 00003 भी कर सकते हैं, 00004 भी कर सकते हैं। ऐसे जो है आप इसको अशांत अनावर्ती के रूप में लिख दीजिए, और ये जो है आपका 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह से जो है आप अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। पिछले प्रश्नावली 1C में भी आप लोगों को इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन जो है बताए गए हैं, बस ये है कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 1 तथा 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। 1 तथा 2 के बीच, तो 1 और 2 के बीच में कौन आएगा, 1.414 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है करड़ी में 2 के समतुल्य होती है। तो आप चाहें तो करड़ी में 2 लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। या तो 1 तथा
दो के बीच एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या अगर लिखनी है आपको तो आप लिख सकते हैं 1.01010001000001 ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या 1.808000800080000, मतलब ये भी संख्या जो है इसके बीच में होगी, डॉट डॉट कर दीजिए दोनों को, और ये हो जाता है हमारा एक तथा दो के बीच परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप ज्ञात कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां, और 7वां क्वेश्चन में कहा जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं अथवा अपरिमेय, यानी कि ये जो संख्याएं हैं वो परिमेय हैं कि अपरिमेय संख्याएं हैं, इसे आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। √2 + 2 का होल स्क्वायर, तो हम इस पर a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, a + b का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए यहां लिख दे रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, ये फार्मूला होता है हमारा। और इस फार्मूले को हम यूज करेंगे तो a का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 सूत्र से a की वैल्यू करड़ी में 2 और b की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस 2 दूनी 4 करड़ी में 2, यानी कि 4 2 6 धन 4 करड़ी में 2। और यहां पर देख रहे हैं कि आपने सॉल्व किया, हल करने के बाद अभी जो ये करड़ी है ये समाप्त नहीं हुई, तो जब करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है तो ये पूरा ही पद हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो होता है ये आपका अपरिमेय संख्या आ जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है 2 - √2 इंटू 2 + √2, तो यहां पर देखिए आप एक फार्मूला और लगा सकते हैं, a - b बराबर होता है a² - b²। आप इसको उल्टा सीधा दोनों तरफ से याद कर सकते हैं। तो यहां पर यदि हम इसको फार्मूला लगाएं या सिंपल वाला गुणा भी करके निकाल सकते हैं, तो चलिए इसका हम फार्मूला लगा देते हैं। a के जगह पे है 2, अब b के जगह पर है करड़ी में 2, फिर यहां भी देखिए a के जगह पे 2 और b के जगह पे करड़ी में 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर, यानी कि a² - b²। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और करड़ी में 2 का स्क्वायर करते हैं तो करड़ी में 2 बराबर 2 होता है, तो यहां पर हो जाएगा 2। और इस तरह से ये टोटल हमारा 2 आ जा रहा है, यानी कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि करड़ी इसकी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा है ना कि परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होंगी। और फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, और थर्ड में दिया हुआ है √2 + √3 का होल स्क्वायर, तो फिर से आप यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज करते हैं इस पे, तो हो जाएगा √2 + √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 √2 इंटू √3, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, और 2 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 5 प्लस 2 करड़ी में 6, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है ये। ठीक है, इस तरह से अपरिमेय संख्या ये प्रूफ हो चुका है। फिर इसके बाद से देखिए यहां पर ये आपको क्वेश्चन बड़ा लंबा दिख रहा है ना, लंबा दिख रहा है लेकिन ये लंबा है नहीं, क्योंकि आप इस पे फार्मूला लगाने वाले हैं। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा 3 + √2, 3 + √2 और यहां पर जो है ये 3 + √2 है, तो यहां पर ये 3 - √2 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन गलत नोट किया गया है, ये जो है आपका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर दिया गया है।
3 माइनस रूट 2 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये चौथा क्वेश्चन हमारा। तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस रूट 2 इसको और इसको, इन दोनों को एक पास कर लेंगे, 3 माइनस रूट 2, और फिर इसको और इसको, इन दोनों को एक पास कर लेंगे, यानी कि 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3। तो ये देखिए, ये एक फार्मूला काम कर रहा है इस पे, a प्लस बी ए माइनस बी, ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी आगे पीछे लिखे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको कोष्टक में लिख लीजिए, बड़े वाले कोष्टक में, और फिर इनका मल्टीप्लाई करिए तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 7 एकम 7, यानी कि ये कैसी संख्या हो रही है हमारी, तो ये हो रही है परिमेय संख्या। ठीक है, ये हमारी कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। तो इस तरह से जो है हम पता कर सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या होगी और कौन सी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, ये तो बहुविकल्पी प्रश्न है अपना, नीचे बहुविकल्पी नहीं, सत्य अथवा असत्य देखना है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यहां पर क्या बोल रहा है ये, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए यहां पर पहले हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या कितने भागों में बंटता है, 2 भागों में, एक बंटता है परिमेय संख्या और एक बंटता है अपरिमेय संख्या। तो बताइए ये सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक हैं कि नहीं है, तो वास्तविक हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारा जो कथन होगा वो क्या हो जाएगा, सत्य है। कथन क्या है, सत्य है। और इसमें क्या कहा है, कारण साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए हम लिख नहीं रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय के समुच्चय को ही कहा जाता है, इसलिए जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होंगी वो सभी वास्तविक संख्याएं जरूर होंगी। ठीक है, इसके बाद से दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। जहां यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। ये हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृत संख्या है। तो ये जो आपका दूसरा वाला कथन है ये असत्य है। असत्य क्यों है, असत्य है क्यों, क्योंकि कहा संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु यानी कि हर एक बिंदु रूट एम के रूप में होता है। अब बताइए संख्या रेखा पर जो जितने भी बिंदु होते हैं क्या वो रूट में होते हैं। मान लीजिए हमने रूट 2 लिख दिया, ये तो समझ में आता है, रूट 3 भी मिलेगा, इस पे रूट 4 भी मिलेगा, इस तरह से रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 रूट 6 रूट 7 सब कुछ मिलने वाले हैं। तो क्या इनके अलावा कोई और संख्या नहीं मिलेगी, 1/2 नहीं इस पे मिलेगा, 1/3 नहीं मिलेगा क्या, या 4 नहीं मिलेगा, या रूट 2 का स्क्वायर नहीं मिलेगा, रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 ही होगा। तो ये सब संख्याएं कहां होती हैं, ये सब संख्याएं भी तो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं, इसलिए यह कथन जो है क्या है, असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य है। और फिर ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, देखिए ये जो संख्या है आपको, ये जो संख्या जो दूसरा वाला है इसको ध्यान से थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए। हम ये बोल रहे हैं कि जब यम एक प्राकृत संख्या है तो क्या हम संख्या रेखा पर केवल करड़ी वाली संख्याओं को ही दर्शा सकते हैं क्या, ऐसा इस प्रश्न नंबर 2 का कहना है कि प्रत्येक बिंदु रूट यम का होता है, यानी कि जितनी भी संख्याएं होती हैं वो करड़ी में ही होती हैं, उनके अलावा और कोई संख्या रेखा पर होती नहीं है। तो ये बात तो एकदम असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्याओं को भी दर्शा सकते हैं,
अपरिमेय संख्याओं को भी दर्शा सकते हैं, भिन्नों को दर्शा सकते हैं, पूर्णांक को दर्शा सकते हैं। इन सभी चीजों को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। जबकि ये सवाल क्या बोल रहा है कि केवल करड़ी में यन के रूप का ही होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है। और फिर कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये भी कथन हमारा असत्य है। ये भी कथन असत्य है। ऐसा क्यों ये असत्य है? तो देखिए कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, हर एक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। ये कोई जरूरी है कि वास्तविक संख्या अपरिमेय होगी? वास्तविक संख्या परिमेय नहीं हो सकती क्या? परिमेय भी तो हो सकती है। वास्तविक संख्या पूर्णांक भी तो हो सकती है। क्या कोई जरूरी है कि होगी तो वह अपरिमेय संख्या ही होगी? क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वह प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भिन्न होता है, पूर्णांक होता है, परिमेय संख्या होता है, ये सभी को मिलाकर के तब वास्तविक संख्या बनती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, यह कथन जो है हम क्या बोल देंगे, असत्य है। ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक तो हो चुका है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। थोड़ा सा अगले दिन का जो टॉपिक होंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, क्या सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो आप बताएंगे यहाँ पे उत्तर में क्या लिखेंगे, नहीं। क्यों नहीं? सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल, तो अगर 16 का वर्गमूल हम लेते हैं तो 4 आएगा, क्या ये अपरिमेय हो गया? मान लीजिए करड़ी में 2 का वर्गमूल हम ले रहे हैं, मतलब 2 का वर्गमूल ले रहे हैं, तब तो ये अपरिमेय है। 3 का वर्गमूल ले रहे हैं तो अपरिमेय है, लेकिन 16 का लेंगे तो नहीं होगा, 4 का लेंगे तो अपरिमेय नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि क्या सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा, नहीं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर आप लिख दीजिए उदाहरण, और लिख सकते हैं √16। √16 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये क्योंकि √16 क्यों है, क्योंकि √16 बराबर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो जाता है। और जितने भी जितने भी क्वेश्चन है 10 से लेकर के 21 तक, वो अगले सेशन में जो है आप लोगों को सॉल्व करके बताए जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन संख्या पद्धति अध्याय 1D के शेष बचे हुए क्वेश्चन के साथ में। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।